हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। चूँकि आज का जो हमारा सेशन है वो है इतिहास के ऊपर, ठीक है। और हम इतिहास को जो है पूरे बेसिक से जानेंगे और आज जो हम चालू करने जा रहे हैं वो है प्राचीन इतिहास। तो आप और हम जो है कल्पना के घोड़े पे बैठ के चलते हैं और प्राचीन काल में देखते हैं कि किस प्रकार से संस्कृतियों में बदलाव आता है, किस प्रकार से हमारे एक इतिहास की नींव रखी जाती है और किस प्रकार से इतिहास की रचना होती है, ठीक है। तो इस इतिहास को जो है हम आज स्टार्ट करने वाले हैं और ये जो सेशन हमारा चलेगा, ये सेशन पूरा का पूरा जितना भी प्राचीन इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास है और आधुनिक इतिहास है, इनको हम पूरा ख़त्म करेंगे, ठीक है बच्चों। और आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी किताब की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि सारे फैक्ट को मैं अच्छी तरह से कवर करूँगा और सारे एग्ज़ाम के लिए। आइए चलते हैं। तो चूँकि आज का जो हमारा चैप्टर है वो है इतिहास के निर्माण और उसके स्रोत। चूँकि हम आज से जो है कुछ साल पहले अगर जाएंगे, जैसे कि मान लीजिए आप अपने बचपन तक का ही बात सोच लीजिए। अगर आप बड़े हो चुके हैं और बचपन में जो चीज़ें जैसी थी वैसी आज के दिन में नहीं है, उसी तरह क्या है कि जब प्राचीन काल में अगर हम लोग चलते हैं तो प्राचीन काल में जो मनुष्य था वो उतना विकसित नहीं था। हम कह सकते हैं कि जिन्हें हम आदि मानव के नाम से जाते हैं। तो हमारा जो प्राचीन इतिहास है, ठीक है, जो प्राचीन इतिहास है उसको हम तीन प्रकार से बांट सकते हैं। पहला होता है प्रागैतिहासिक, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक। दूसरा होता है आपका आधे ऐतिहासिक, ठीक है, आधे ऐतिहासिक। और तीसरा है ऐतिहासिक, ठीक है, तीसरा है आपका ऐतिहासिक। हम लोग जो है ना एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए ये तीन चीज़ें हैं। अब दिक्कत ये है कि प्रागैतिहासिक क्या है, आधे ऐतिहासिक क्या है और ऐतिहासिक क्या है। इसको आखिर वैज्ञानिकों ने क्यों अलग अलग इसको बांटा? क्योंकि देखिए इन तीनों में ही क्या है, पुरातत्व मिलते हैं। पुरातत्व का मतलब ये होता है कि पिछले मानव के द्वारा जो भी चीज़ें जो है छोड़ी गई थी, जैसे मान लीजिए भवनों का कोई अवशेष हो, सिक्कों का कोई अवशेष हो, किसी पत्थरों का भी अवशेष हो, या फिर औजारों का जो अवशेष हो, वो इनके द्वारा जो छोड़ी जाती है तो हमें वो चीज़ आज के समय में मिलती है। हमें जब वो चीज़ें आज के समय में मिलती है तो हम उसे क्या करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारे मानव कैसे रहे होंगे। तो जो प्रागैतिहासिक है, प्रागैतिहासिक में भी क्या होते हैं बच्चों, अवशेष पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अवशेष जो है पाए जाते हैं। इसमें भी अवशेष पाए जाते हैं और यहाँ भी अवशेष हमें मिलते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे बच्चों क्या है, कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है। यहाँ पे कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है इसमें, ठीक है ना। लिखित साक्ष्य है ही नहीं, मतलब उस समय के लोग लिखना नहीं जानते थे, ठीक है ना। यानी कि कह सकते हैं जब मनुष्य का प्रारंभ हुआ तो उस समय मनुष्य लिखना नहीं जानता था, इसलिए हमें जो है उस चीज़ों उन समय मतलब प्रागैतिहासिक काल की कोई भी वस्तुएं हमें लिखित सामग्री की वजह से नहीं मिली हैं। तो अगर हम प्रागैतिहासिक में देखें तो अवशेष तो पाए जाते थे और लिखित सामग्री नहीं है, ठीक है। और इस समय के लोग जो है बिना कपड़ों के चलते थे, ठीक है। इस समय के लोग बिना कपड़ों के ही रहते थे और जंगलों में ये लोग घुमा करते थे, मतलब खाना बदोश थे। आप लिख सकते हैं क्या है आपका तीसरा, खाना बदोश, ठीक है, खाना बदोश थे, ठीक है ना, खाना बदोश थे। अब देखिए यहाँ पे चौथा क्या है, ये लोग मुख्यतः शिकारी थे। क्या थे ये लोग? मुख्यतः क्या थे बच्चों? शिकारी थे। शिकारी क्यों थे? क्योंकि उस समय खेती का विकास नहीं हुआ था। शिकारी होने का मेन कारण था बच्चों, उस समय खेती का विकास नहीं हुआ था, तो ये लोग अपने जीवन यापन के लिए मुख्यतः शिकार पे क्या करते थे, अपना जीवन निर्भर करते थे। किसी भी जानवर को मार कर खाना या फिर पेड़ पौधों से जो कंद मूल मिलते थे उन पे इनका क्या होता था कि पूरा का पूरा जीवन निर्भर था। और इनके पास कोई कपड़े नहीं थे, ठीक है ना। मतलब उस समय तक अगर इनको गुप्तांगों को छुपाने वाला प्रयास है तो उन समय नहीं करते थे। देखिए आज भी हमारे अंदर जानवर जो हैं, जानवरों के अंदर वही चीज़ आज भी चलती आ रही है कि जानवर भी क्या होते हैं कि कोई कपड़े नहीं पहनते। उसी प्रकार मानव भी क्या था, जो प्रागैतिहासिक काल है उसमें बिना कपड़ों के ही रहा करता था, ठीक है। धीरे धीरे जब मानव आगे बढ़ता है तो वो क्या करता है, धीरे धीरे अपने कपड़ों का विकास करता है। तो पहले वो कपड़े पेड़ पौधों से बनाता है, पेड़ पौधों के बाद वो कपड़े किसी और चीज़ से बनाता है। तो ऐसे करके क्या होता है कि इनका पूरा का पूरा आज विकास होता है। देखिए जो इतिहास है बच्चों वो मानव के विकास का क्रम है। जो हम पीछे थे, पीछे से जो है अपने आप को क्या करते गए, डेवलप करते गए। और आप विश्वास मानेंगे कि मनुष्य को सिर्फ अपनी अंगुली से, अपने अंगूठे से इस अंगुली को छूने के लिए बच्चों लगभग 1 करोड़ साल लग गए, लगभग 1 करोड़ साल, ठीक है।
तो ये मानव इतिहास का ये क्या है, एक विकास क्रम है बच्चों। देखिए यहाँ पे अब प्राग ऐतिहासिक को बच्चों हम लोग क्या करते हैं, लगभग 3 भाग में बांटते हैं। जैसा कि आप लोग सभी जानते होंगे, प्राग ऐतिहासिक काल को भी हम लोग 3 भाग में बांटते हैं, जिसको कहते हैं पाषाण काल, ठीक है ना। प्राग ऐतिहासिक काल को क्या कहते हैं, पाषाण काल कहते हैं। और ये पाषाण काल कितने प्रकार का था बच्चों, ये पाषाण काल जो था ना बच्चों, पहला था पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, ठीक है ना। दूसरा क्या था, मध्य पाषाण काल, ठीक है ना, मध्य पाषाण काल, ठीक है। और अगला है आपका नव पाषाण काल, ठीक है, नव पाषाण काल, ठीक है बच्चों। देखिए यहाँ पे पूरा पाषाण काल, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चा, पेलियोलिथिक, ठीक है ना, पेलियोलिथिक कहते हैं। इसको कहते हैं मेसोलिथिक, मेसोलिथिक कहते हैं बच्चों, ठीक है। और इसे कहते हैं नियोलिथिक, ठीक है, नियोलिथिक कहते हैं। जरा सबको आप ध्यान से सुनिएगा, चूंकि पूरा पाषाण काल, ठीक है बच्चों। तो थोड़ा सा मैं इसे जो है इरेज करता हूँ, ठीक है। इरेज करने के बाद आगे चलते हैं, देखते हैं कैसे पूरा होता है। देखिए यहाँ पे प्राग ऐतिहासिक तो आपको समझ में आ गया। पूरा पाषाण काल में आपको एक चीज जाननी है, ठीक है। पूरा पाषाण काल में थोड़ा सा मैं इसको इरेज करके अच्छे से लिखता हूँ, ठीक है ना। और पूरा पाषाण काल जब पढ़ेंगे, मध्य पाषाण काल पढ़ेंगे, और इससे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में काफी बनते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो इसलिए इसको जो है आप अच्छे से देखिएगा। देखिए यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है पूरा पाषाण काल, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, पेलियोलिथिक, ठीक है बच्चों, पेलियोलिथिक एज कहते हैं। देखिए यहाँ पे अब पूरा पाषाण काल में मुख्य चीजें आपको क्या याद रखनी है। सबसे पहले अब आप एक बात बताइए, मनुष्य खाने पर निर्भर था, खाता किससे था, या तो वो शिकार करता था या फिर वो कंदमूल पे वो निर्भर रहता था। तो शिकार करने के लिए मनुष्य के पास कोई विशेष प्रकार के औजार नहीं थे, ठीक है, विशेष प्रकार का कोई भी औजार नहीं था। इसलिए क्योंकि अभी भी धातु की खोज नहीं हुई थी पूरा पाषाण काल के समय तक, ठीक है। और इसका जो कालक्रम लेके हम लोग चलते हैं बच्चों, वो लगभग 25 लाख ईसा पूर्व से, ठीक है ना, 25 लाख ईसा पूर्व से लगभग 12,000 तक, ठीक है ना, 12,000 ईसा पूर्व तक, ठीक है बच्चों, 12,000 ईसा पूर्व तक क्या करते हैं, इसका काल लेके चलते हैं। अब एक बात ही बताइए कि यहाँ पे उस समय जब इनके पास कुछ भी औजार नहीं थे, जाहिर सी बात है किसी को जानवर को मारने के लिए उन्होंने पत्थरों का यूज किया होगा, ठीक है ना। तो पत्थरों को यूज करने का कारण था कि क्योंकि उस समय पत्थर बहुत ही ज्यादा मात्रा में थे, और इन्होंने जब कोई जानवर देखा होगा तो उन्होंने क्या किया होगा, पत्थरों से उसके ऊपर वार किया होगा। यानी वो पत्थरों से मारने के बाद वो जानवर मरा होगा, उसको ये मार के खाए होंगे, ठीक है। या फिर ये कभी कभी कोई दूसरा जानवर किसी जानवर पर शिकार कर देता था और वो मांस खा के आधा छोड़ के चला जाता था, तो उनकी बचे हुए मांस को ये खा करके क्या करते थे, अपना जीवन यापन करते थे। तो इस काल में एक प्रकार के औजार का निर्माण इन्होंने किया, ठीक है ना, एक प्रकार के औजार का विकास हुआ, और इसीलिए उसको हम पाषाण काल कहते हैं। पाषाण का मतलब होता है पत्थर, ठीक है ना। पाषाण का एक शाब्दिक अर्थ क्या होता है बच्चों, पत्थर होता है। यानी इन्होंने शिकार के लिए पत्थरों का यूज किया, ठीक है। अब देखिए क्या है, इस समय के जो पत्थर थे ना वो उतने विकसित नहीं थे, ठीक है। ये क्या करते थे, कैसा भी पत्थर लेके जानवर को दौड़ा लेते थे मारने के लिए और उसको मार करके खा जाते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे उनका विकास नहीं हुआ था, वो प्रारंभिक अवस्था में ही वो पत्थर थे। लेकिन जैसे जैसे पत्थरों का क्या होता गया, बढ़ता गया, उपयोग बढ़ता गया, इन्होंने पत्थरों को क्या करते गए, ये उसको सुडौल बनाते गए, उसको चिकनाहट बनाते गए, उसको नुकीला बनाने का काम करने लगे, ठीक है। तो पूरा पाषाण काल में क्या होता था बच्चे, ये लोग अभी भी क्या थे, निर्वस्त्र घूमते थे, कोई वस्त्र इनके पास नहीं था। दूसरा चीज ये खाना बदोश थे। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको याद रखना है बच्चों, इसमें आग की खोज, ठीक है ना, आग की खोज, क्योंकि पूरा पाषाण की सबसे महत्वपूर्ण खोज क्या है, आग की खोज, ठीक है। इन्होंने आग का खोज किया। और ये देखिए क्या है ना, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ये एग्जाम में कि आग की खोज किस काल में किया गया था, तो आपको याद रखना है पूरा पाषाण काल। अब पूरा पाषाण काल कभी कभी क्या होता है हम भूल जाते हैं, ठीक है। ये सोचिए कि आग जो है पूरा पकड़ लिया है, ठीक है ना, तो उससे आपको याद रहेगा पूरा पाषाण काल में आग का खोज किया गया, ठीक है। चलिए, इस समय के लोग क्या करते थे, मुख्यतः शिकारी थे। क्या थे बच्चों, शिकारी थे, ठीक है ना। खाना बदोश थे, अभी मैंने आपको बताया खाना बदोश थे, ठीक है। और मुख्यतः ये 3 चीजें आप याद रखिएगा। और इन्होंने क्या किया, पत्थर के जो औजार थे इनके वो कैसे थे, मतलब बेआकार थे, बेभद्दा टाइप के इनके आकार थे, ठीक है ना। ये भी आप लिख सकते हैं। तो इसमें आपको जो याद रखने वाली चीज है वो क्या है, ये चीज है। ये लोग अपने खाने के लिए किस पे निर्भर रहते थे, मांस पे, ठीक है ना, मांस और
मांस और क्या है बच्चा, कंदमूल, ठीक है ना, कंदमूल पे। अच्छा एक आप बात बताइए, चूंकि हम प्राचीन काल में अगर चल रहे हैं, आप कल्पना कीजिए कि हम प्राचीन काल में होते, ठीक है ना, जहाँ पे खेती का विकास नहीं हुआ है, हम कोई भी चीज़ खाने के लिए क्या करते, हमारे पास सीधे सीधे तात्पर्य है कि हम क्या करते, किसी जानवर को मारते या फिर पेड़ पौधों से कंदमूल खाते, ठीक है ना। हमारे पास यही दो ऑप्शन से, बाकी और कोई ऑप्शन था नहीं, ठीक है। अब चलिए, अब हम चलते हैं पूरा पाषाण काल के बाद जो है मध्य पाषाण काल में, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग बच्चा कहाँ पे, मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल देखते हैं, दूसरा नंबर यह है आपका मध्य पाषाण काल, ठीक है। मध्य पाषाण काल, इसे क्या कहते हैं, मेसोलिथिक एज, ठीक है ना, मेसोलिथिक एज कहते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए मध्य पाषाण काल में क्या होती है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें भी कुछ चीज़ें आप जान सकते हैं। इसमें क्या हुआ, इसमें सर्वप्रथम आपको ये याद रखना है बच्चों, क्योंकि जब हम पूरा पाषाण काल में थे उस समय पत्थरों के जो औजार थे वो बेढंगा टाइप के थे, मतलब कि उतने अच्छे नहीं थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रारंभिक पत्थर को उठा करके जानवरों का शिकार करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन उन्होंने देखा कि अगर हम इस पत्थरों का और विकास करें तो क्या होता कि और भी अच्छे हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो उन्होंने पत्थरों का क्या किया, विकास किया, और उन पत्थरों को क्या बनाने लगे, ये सुडोल बनाए। कैसे बनाए, सुडोल बनाए, ठीक है बच्चों। पत्थरों को सुडोल बनाने का प्रयास किए लोग, थोड़ा सा नुकीला भी बनाए, ठीक है, उसको पकड़ने वाला भी बनाए, ठीक है। इस प्रकार से उन्होंने अपने औजार का विकास किया। तो हमने कहा कि देखिए पूरा पाषाण काल की तुलना में औजारों का विकास हुआ, इसलिए हमने उसको मध्य पाषाण काल में रखा उसको, ठीक है। दूसरी चीज आपको एक और बात याद रखनी है, इस समय अंत्येष्टि, ठीक है ना, अंत्येष्टि व्यवस्था, अंत्येष्टि समझ रहे हैं आप। अंत्येष्टि का मतलब ये है कि उन्होंने मृतकों को कब्र में क्या करने लगे, दफनाने का काम करने लगे, ठीक है ना। इसका मतलब ये हो गया मृतकों को कब्रों में, ठीक है ना, किसमें, कब्रों में, मृतकों को कब्रों में दफनाने का काम करने लगे ये लोग, ठीक है। तो इसको कहते हैं अंत्येष्टि प्रथा, ठीक है ना। अंत्येष्टि प्रथा का मतलब हो गया मृतकों को कब्रों में ये लोग दफनाने लगे। ऐसा क्यों रहा होगा, तो आप ये सोच के समझिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति मर जाता होगा, कोई पशु मर जाता होगा तो काफ़ी बदबू करता है, ठीक है बच्चों। इसलिए इन्होंने ये सोचा होगा कि उस महक को कम करने के लिए इन्होंने शायद व्यक्तियों को गाड़ना स्टार्ट कर दिया, और गाड़ने की वजह से ही क्या हो गया कि अंत्येष्टि प्रथा की क्या हो गई, शुरुआत हो गई। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें बहुत ही क्या करना है, इंपॉर्टेंट से याद रखना है। अंत्येष्टि प्रथा ये पूछता है कि किस काल में, ठीक है, अंत्येष्टि प्रथा का क्या हुआ, आरंभ हुआ, तो आपको कहना है मध्य पाषाण काल में। तीसरा आपको ये जानना है कि इन्होंने गुफाओं और कंदरों में रहना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना, गुफाओं और कंदरों, ठीक है, और कंदरों में रहना प्रारंभ कर दिया, ठीक है ना, प्रारंभ कर दिया। अब ऐसा क्यों हुआ होगा, हो सकता है कि बारिश आई हो बच्चों, ठीक है ना, और ये लोग अपने औजार के लिए, जाहिर सी बात है ये लोग पत्थरों के पास ही रहते थे, हो सकता है पत्थरों का कोई गुफा हो, और जब भी बारिश आई हो या तेज धूप हुआ हो तो ये लोग जो है उन गुफाओं में चले गए हों, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, ये लोग एक आवास, देखिए पहले क्या थी, ये खाना बदोश थे, हमने पीछे क्या दिया, खाना बदोश का मतलब होता है घुमंतु, मतलब जो एक स्थान पर रुकते नहीं है। क्योंकि जब भी कोई आदि मानव जो यानी प्राचीन मानव जो है एक स्थान पर रहता था तो वहाँ पे शिकार करके कंदमूल को इतना खा लेता था कि वहाँ के जानवर कम हो जाते थे, या जो बचे रहते थे इनके डर से वो भाग जाते थे, ठीक है। तो ये अपने स्थान को बदल करके दूसरे स्थान पर जाते थे, लेकिन वो ऐसे ही स्थान पर जाते थे जहाँ पे इनको पत्थर आसानी से प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तो तीन चीज जो है आप इसमें मध्य पाषाण काल में याद रख सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं हम कहाँ पे, नव पाषाण काल में, नियोलिथिक में, ठीक है बच्चों। मध्य पाषाण काल देखिए यहाँ पे सॉरी नव पाषाण काल, ठीक है बच्चों। तीसरा है आपका नव पाषाण, ठीक है ना, पाषाण काल। अब नव पाषाण काल में क्या चीजें हैं, ठीक है बच्चों, इसको कहते हैं क्या, नियोलिथिक, ठीक है बच्चों, नियोलिथिक एज, ठीक है। देखो यहाँ पे अब क्या है, नव पाषाण काल की सबसे महत्वपूर्ण खोज है बच्चा क्या, कृषि, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो हमारे प्राचीन मानव थे उन्होंने क्या कर दिया, कृषि का खोज कर दिया, ठीक है ना। अब देखिए हमने क्या बताया, दो तीन चीज़ें आपको बहुत याद रखनी है, जैसे कि आपको मध्य पाषाण काल में आपको ये याद रखना है बच्चों की आग की खोज, ठीक है ना। उस समय व्यक्ति शिकार पर निर्भर थे, खाना बदोश थे। मध्य पाषाण काल में मैंने बताया कि अंत्येष्टि प्रथा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब आप आएंगे नव पाषाण काल में, नव पाषाण काल में बच्चों क्या है कि कृषि बहुत महत्वपूर्ण हो गई, ठीक है ना।
और पशुओं को, एक बात और याद रखिएगा और लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि मध्य पाषाण काल की एक और विशेषता थी, मध्य पाषाण, नौ नहीं, मध्य पाषाण काल की एक और विशेषता थी कि वहाँ पे उन्होंने पशुओं को पालना प्रारंभ कर दिया, पालतू बनाना प्रारंभ कर दिया, जिसमें कि कुत्ता जो है पहला ऐसा पशु था जिसको हमने क्या किया, पालतू बनाया। ठीक है, अब चलते हैं नव पाषाण काल में। नव पाषाण काल में कृषि का खोज होता है। ठीक है, हो सकता है कि इनके पास जो है कुछ दाने हो सकता है कि कोई फल फूल खाए हों, उसके जो है बीज गिरे हों, बीज से वहाँ पे पौधा उत्पन्न हुआ हो, तो इन्होंने क्या कर दिया कि इस रूप में जो है कृषि की खोज की। अब आगे बच्चों चलते हैं, कृषि की खोज के बाद इसमें जो होता है ना बच्चों, इन्होंने क्या किया, कृषि करने के साथ साथ भंडारण भी स्टार्ट कर दिया। भंडारण समझ रहे हैं, भंडारण का मतलब ये होता है कि अब ये लोग एक जगह स्थायी रहने लगे, और स्थायी रहने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा कि अपने अनाज को जो है इकट्ठा करके रखना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे इन्होंने भंडारण की व्यवस्था स्टार्ट कर दी। ठीक है ना, भंडार करने लगे, यानी कि संग्राहक बन गए, कुल मिला जुला करके क्या बन गए, संग्राहक, संग्राहक बन गए बच्चों। ठीक है ना, तीसरा क्या होता है, तीसरा सबसे महत्वपूर्ण खोज है पहिए की खोज। ठीक है ना, पहिए की खोज, वो भी किस प्रकार का पहिया था, मिट्टी का पहिया था। ठीक है ना, इन्होंने सर्वप्रथम किसका पहिया बनाया, मिट्टी का पहिया बनाया है। ठीक है, इन्होंने सर्वप्रथम किसका पहिया बनाया, मिट्टी का। देखिए मिट्टी के पहिए से लेकर के आज तक के जो आप एमआरएफ या सीएट वगैरह टायर दिख रहे हैं, इसका विकास क्रम, ठीक है, प्राचीन काल से ही हो रहा है। हमारा जो मानव, हमने क्या किया, इस समय की पहिए की खोज नहीं है, पहिए की खोज आज से हजारों वर्ष पहले की है, जब नव पाषाण काल चल रहा था। ठीक है ना, उस समय हमने पहिए की खोज की। क्यों खोज की, क्योंकि मानव ने कृषि करना स्टार्ट कर दिया था और संग्राहक बन चुका था, तो हो सकता है कि उसको अपनी वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कुछ कार्य करना पड़ता होगा, मतलब आसानी के लिए उन्होंने क्या किया, पहिए का खोज किया। ठीक है, तो ये था हमारे पूरे के पूरे क्या, नव पाषाण काल। और इस समय के जो औजार थे ना बच्चों, ये भी याद रखिएगा, इस समय के जो औजार थे वो तो पत्थर के थे ही, लेकिन पत्थरों में भी क्या हो चुके थे, ये एक तरह के विकसित औजार हो चुके थे। ठीक है ना बच्चों, यहाँ पे क्या होता था, ये नुकीला था, नुकीला और पॉलिशदार। ठीक है, पॉलिशदार था यहाँ पे, नुकीला पॉलिशदार। उसके साथ साथ इन्होंने क्या किया, उस पत्थरों के टांगी भी बनाए, उस पत्थरों का मतलब हत्थे का यूज करने लगे ये लोग, मतलब विभिन्न प्रकार के औजारों में इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा विकास कर दिया। ठीक है, और अस्थायी निवास की प्रक्रिया यहाँ से प्रारंभ होती है। अब देखिए ये मानव जो है जब यहाँ तक पहुँच जाते हैं बच्चों, तो हमें क्या होता है, इनके बारे में जो जानकारी मिलती है ना, इनके द्वारा छोड़ी गई चीज़ों से मिलती है। जैसे हमें क्या मिला, पत्थर मिले। जब ये स्थायी निवास पे आए तो इन्होंने गुफाओं में क्या किया बच्चों, कुछ चित्रकारियाँ की। ठीक है, गुफाओं में कुछ चित्रकारियाँ की, हमें चित्रकारियों से क्या मिलता है, कुछ इनके बारे में सबूत मिलता है कि हाँ ये किस चीज़ की, जैसे मान लीजिए आज के मनुष्य को ये जानना हो कि हमारे प्राचीन मानव के धार्मिक विषय क्या थे, राजनीतिक विषय क्या थे, या आर्थिक क्रियाकलाप में क्या थी, तो इन सबको जानने के लिए हमें या तो लिखित प्रमाण की जरूरत है, लेकिन प्रागैतिहासिक काल में किसी भी प्रकार का लिखित प्रमाण नहीं मिला, तो हमें इनके कहीं ना कहीं छोड़े गए अवशेषों पर निर्भर रहना पड़ा। और इन अवशेषों का जो पूरा का पूरा आकलन करते हैं उनको हम पुरातत्वविद कहते हैं। ठीक है, तो हमारे जितने भी पुरातत्वविद थे, इनके अवशेषों के आधार पे उन्होंने बताने का प्रयास किया, जिन अवशेषों की चर्चा हम आगे करने वाले हैं। ठीक है ना, आइए अब देखते हैं प्रागैतिहासिक के बाद आद्य ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक में बच्चों ये होता है जिसमें कोई लिखित प्रमाण ना हो। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे आद्य ऐतिहासिक, देखिए यहाँ पे आद्य ऐतिहासिक। ठीक है ना, इसमें कोई भी लिखित प्रमाण नहीं है। ठीक है, सॉरी लिखित तो है, ठीक है ना, लिखित तो है, सॉरी यहाँ पे लिखित प्रमाण मिले हैं हमें। ठीक है ना, लिखित प्रमाण है, लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सका है। देखिएगा जरा यहाँ पे, हमें यहाँ पे लिखित प्रमाण तो मिला है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है। ऐसा कौन सी काल है, ऐसा आपने जरूर पढ़ा होगा कि हमें जो है लिखित प्रमाण तो मिले हैं पर उनको पढ़ा नहीं जा सकता है। इसमें है सिंधु, मतलब हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता, आप जानते होंगे कि हड़प्पा सभ्यता की जो लेखन कला है बच्चों, वो अभी तक पढ़ी नहीं गई है। ठीक है ना, हड़प्पा कला में, हड़प्पा सभ्यता में जो भी लिखित सामग्रियां हमें मिली है, अभी तक उसे किसी ने नहीं पढ़ पाया है। इसलिए हड़प्पा को हम किस में रखते हैं बच्चों, आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं। और ये बहुत बड़ा फैक्ट है बच्चों। ठीक है ना, इसको नोट करके रखिएगा। आपसे सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हड़प्पा जो है कौन सी सब, मतलब किस प्रकार की ऐतिहासिक है। ठीक है ना, तो आपको दे सकता है प्राग ऐतिहासिक है, आद्य ऐतिहासिक है या ऐतिहासिक है। ठीक है, तो आपको कहना है कि ये आद्य ऐतिहासिक है, क्योंकि
इनकी लिखी हुई प्रमाण को आज तक हम पढ़ नहीं पाए हैं। तो इस प्रकार की जितनी भी सभ्यताएं हैं, इस प्रकार के जितने भी काल हैं, उसे हम क्या करते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो आइए अब हम जब स्टार्ट करते हैं, चूंकि हमें इतिहास का निर्माण, ठीक है ना, हमारे चैप्टर का नाम ही है बच्चों इतिहास का निर्माण। इतिहास का निर्माण हम कहते हैं कि फादर ऑफ हिस्ट्री जो है वो हेरोडोटस है बच्चों। आखिर हेरोडोटस को हम फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं क्यों हैं? इसलिए कहते हैं बच्चों क्योंकि उन्होंने पीछे जो घटनाएं घट चुकी थी उनको एक काल क्रम के आधार पे क्रमबद्ध कर किया उन्होंने, ठीक है ना। और ये काम करने वाले वो सर्वप्रथम व्यक्ति थे और उनके आधार पे ही हमने क्या किया, इतिहास की रचना करना आगे प्रारंभ कर दिया। इतिहास का पढ़ने का एक तात्पर्य विषय के रूप में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको इतिहास समझ में नहीं आएगी, हो सकता है आपको बोरिंग भी लगे। लेकिन आप कल्पनाओं के घोड़े पर सवार होकर के अगर आप पीछे जाएंगे और आप प्राचीन काल से मध्यकालीन तक होते हुए आप अगर आधुनिक भारत तक आएंगे तो आप देख पाएंगे कि एक मानव का विकास किस क्रम में हुआ है, हमारे संस्कृतियों का विकास किस क्रम में हुआ है। हमें जो खाद्य संग्राहक, जैसे मान लीजिए हम शिकारी थे, शिकारी के बाद हम खाद्य संग्राहक बने, कृषि किया हमने, और ये पूरा का पूरा एक सिलसिला चलते हुए आज के आधुनिक भारत तक हम आते हैं। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं हमको उन पीछे की घटनाओं को पढ़ना इंपॉर्टेंट है। अगर हम पीछे के इतिहास को नहीं जानते हैं तो शायद हमारा जो आधुनिक है उसे हम सुधार नहीं पाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि इन अवशेषों में क्या क्या स्रोत थे इतिहास को लिखने के लिए, हमारे जो इतिहासकार थे उनको कैसे स्रोत मिले और उन स्रोतों के आधार पे किस प्रकार से उन्होंने क्या किया कि पीछे जो घटनाएं घट चुकी हैं उसका इन्होंने आकलन किया। तो आपको हम बताना चाहेंगे इनमें सबसे पहला स्रोत जो है आपको सिक्के मिलेंगे, ठीक है ना। सिक्के, मैं आपको ऐतिहासिक काल की बात बता रहा हूँ बच्चों, पाषाण काल की नहीं है, और आद्य ऐतिहासिक काल की नहीं, आद्य ऐतिहासिक भी कह सकते हैं और ऐतिहासिक काल, ठीक है ना। सिक्के जो है बच्चों, सिक्कों का जो अध्ययन है बच्चों ना, सिक्कों का जो अध्ययन है, ये जो अध्ययन है इसे मुद्रा शास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मुद्रा शास्त्र कहते हैं। सिक्कों का जो अध्ययन है बच्चों वो मुद्रा शास्त्र के अध्ययन किया जाता अंतर्गत किया जाता है। दूसरा जो है, आखिर सिक्के क्या करते थे? सिक्के जो है उस समय के लेन देन के कार्य में आते थे। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको दान दक्षिणा देना हो या फिर कोई व्यापारिक कार्य करने हो, ठीक है, खरीद फरोख्त करना था, वाणिज्य कार्य करने हो, तो वो जो है सिक्कों के माध्यम से ही किया जाता था। जैसे कि आप कह सकते हैं दान दक्षिणा, ठीक है ना, दान दक्षिणा, या फिर वाणिज्य कार्य, ठीक है ना, वाणिज्य कार्य आदि जो है इन सिक्कों के माध्यम से ही किए जाते थे। और इन सिक्कों पे एक विशेष प्रकार की मोहरें रहती थी, ठीक है ना, इसलिए इनको आहत सिक्के भी कहा जाता था, ठीक है ना, आहत सिक्के भी कहते थे बच्चों, ठीक है ना, इन्हें क्या कहते थे? आहत सिक्के भी कहते थे। चौथा एक बात आप याद रखिएगा, सिक्कों के द्वारा ही हम ये जान पाए, सिक्कों के बच्चों द्वारा ही हम जान पाए कि क्या समुद्रगुप्त जो था वो संगीत प्रेमी था, क्योंकि समुद्रगुप्त के मुद्रा पे जो है उसको संगीत बजाते हुए दिखाया गया उसके ऊपर, ठीक है। तो इससे हमारे इतिहासकारों ने एक अनुमान लगाया कि हो सकता है कि समुद्रगुप्त जो है वो एक संगीतज्ञ हो, ठीक है। और सिक्कों के आधार पे ही हमने कुषाण वंश का जो कनिष्क था उसको हमने बताया कि वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ठीक है। तो इन्हीं सिक्कों के आधार पे हमें क्या होता है, समुद्रगुप्त, ठीक है ना, समुद्रगुप्त जो गुप्त वंश का शासक था, ठीक है, और कनिष्क के बारे में जानकारी मिलती है। और सातवाहन जो शासक था सतकर्णी, सातवाहन शासक सतकर्णी, ठीक है बच्चों, सतकर्णी, यहाँ देखिएगा आप, सातवाहन शासक जो सतकर्णी था इसके बारे में भी हमें जो जानकारी मिलती है वो सिक्कों से ही मिलती है। क्यों? क्योंकि जो सातवाहन शासक जो सतकर्णी था बच्चों, इसके एक सिक्के के ऊपर जो था नाव का चित्र बना हुआ था, ठीक है, एक सिक्के के ऊपर नाव का चित्र बना था। इसलिए हमारे जो इतिहासकार थे उन्होंने अनुमान लगाया कि सतकर्णी जो है वो समुद्र अभियान के लिए भी निकला हुआ था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमें इन शासकों के बारे में सिक्कों से एक बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। उस समय के जो इतने सारे सिक्के, देखिए क्या था कि प्राचीन काल में बैंकिंग प्रणाली नहीं थी बच्चों, ठीक है। जिस तरह आज हमारे पास बैंक्स हैं उस समय हमारे पास कोई बैंक नहीं था। और आज के समय में बच्चों क्या है, उस समय बैंक नहीं थे, इसलिए जो सिक्कों का जो भंडार किया जाता था बच्चों वो किया जाता था घड़ों में। जैसे कि कुछ मान लीजिए मिट्टी के बर्तन थे, कुछ और धातु के बर्तन थे, उनमें लोग क्या करते थे, वो सिक्कों को जमा करते थे, जो भी उनकी जमा पूंजी होती थी, और उन्हें क्या करते थे, एक जगह गाड़ देते थे। तो यही क्या होता था, यही सिक्के हमारे जो इतिहासकार हैं खुदाई करने के बाद इनको मिलते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं इन शासकों के बारे में भी सिक्कों से जानकारी मिलती है। और आप ये भी कह सकते हैं बच्चों, 5वां नंबर ये फैक्ट्स में है, ठीक है ना। अगर हम आपसे ये कहें
कि सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कौन जारी किए। देखिए अगर ये बात कही जाएगी कि सबसे ज़्यादा मुद्राओं का चलन, सबसे ज़्यादा सिक्के किसने जारी किए, तो मौर्य काल के दौरान, ठीक है बच्चों, मौर्य काल के दौरान, ठीक है, सबसे ज़्यादा सिक्के, ठीक है, सबसे ज़्यादा सिक्के जारी किए गए, ठीक है ना, सिक्के जारी किए गए मौर्य काल के द्वारा बच्चों, सबसे ज़्यादा क्या हुआ, सिक्कों को जारी किया गया। अब दूसरी चीज़ एक बात और जानिएगा कि अगर पूछे कि सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए, सबसे शुद्ध, ठीक है ना, तो कहना आपको कहिएगा कुषाण वंश, ठीक है ना, कुषाण वंश के द्वारा, ठीक है ना, सबसे शुद्ध, ठीक ना, यानी कि सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के, ठीक है ना, सोने के सिक्के जारी किए गए, ठीक है ना, जारी किए गए। और सातवां आपको एक बात याद रखना है कि सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने, तो गुप्त काल में, ठीक है ना, गुप्त काल में सबसे ज्यादा सोने के सिक्के, गुप्त काल में सबसे ज्यादा सोने के सिक्के, ठीक है ना, सोने के सिक्के जारी किए गए। तो अब एक बात बताइए, हमारे इतिहासकारों को जो है इन सिक्कों से इतना सारा हमको जानने को मिला, यानी जो सिक्के थे वो एक तरह से पूरे के पूरे क्या हो गए, हमारे प्राचीन काल में जो भी घटनाएं थी, जो भी शासक थे, उनके बारे में, उनकी सांस्कृतिक, राजनीतिक या फिर उनके धार्मिक क्रियाकलापों की इस पर जानकारी मिलती थी, क्योंकि सिक्कों के ऊपर हमें कुरान की भी कुछ आयतें मिली हैं, ठीक है ना। इससे हम कहते थे कि उनके धार्मिक विषय के बारे में हमको क्या मिलती है, उनकी जानकारी मिलती है, ठीक है। तो सिक्के के बाद अब आता है शिलालेख, ठीक है बच्चों। तो थोड़ा शिलालेखों के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि शिलालेख भी बहुत बड़ी मात्रा में पाए गए हैं, ठीक है। तो क्योंकि शिलालेखों से भी हमें क्या होता है कि प्राचीन काल के बारे में क्या होती है, जानकारी मिलती है हमारे इतिहासकारों को। और इस शिलालेखों में क्या था, अशोक का शिलालेख काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी बताइए शिलालेख, बहुत सारे बच्चे जो हैं शिलालेख क्या है सर, जो शिलालेख होता है, शिलालेख का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा लेख, क्योंकि हमारे प्राचीन काल में कोई कागज वगज की व्यवस्था तो थी नहीं, तो हमको कोई भी चीज़ लिखना होता था तो हम पत्थरों के ऊपर लिख देते थे, ठीक है ना, हम लकड़ियों के ऊपर लिख देते थे, हम ताम पत्रों के ऊपर लिख देते थे, हम पांडुलिपियों पे लिखते थे, ठीक है ना, पत्तियों के ऊपर। तो शिलालेख जो है इसका अध्ययन क्या कहलाता है, अध्ययन, शिलालेख का जो अध्ययन है ना वो कहलाता है एपीग्राफी। क्या कहलाता है बच्चों, एपीग्राफी कहलाता है, ठीक है। शिलालेखों का अध्ययन एपीग्राफी कहलाता है। और अशोक के शिलालेख से हमें विभिन्न प्रकार के मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है ना, अशोक के शिलालेख से, ठीक है बच्चों, अशोक के शिलालेख से क्या मिलती है हमें, अशोक के शिलालेख से हमें जानकारी उसके शासन की, यानी राजनीतिक व्यवस्था की, धार्मिक व्यवस्था की, इन सारी चीज़ों की जानकारी हमें अशोक के शिलालेख से मिलती है। और आपको जान के हैरानी होगी कि अशोक के शिलालेख से ही हम उसे जान पाए कि उसका नाम अशोक था, ठीक है ना। अशोक के शिलालेख से ही हमें पता चला कि अशोक जो था वो धर्म की व्यवस्था स्टार्ट किया था उसने, ठीक है ना। अशोक से शिलालेखों से ही हमें जो है कलिंग युद्ध के बारे में पता चलता है, ठीक है। अशोक का जो 13वां शिलालेख था उससे जो है हमें कलिंग युद्ध के बारे में पता चलती है। जब हम अशोक के बारे में मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे तो उसमें उसकी विस्तृत चर्चा करेंगे, ठीक है बच्चों। और अगर आप देखेंगे तो अगर समुद्रगुप्त के बारे में, जो समुद्रगुप्त का जो शिलालेख है आपके प्रयागराज में, ठीक है, उससे हमें जो क्या होता है कि एक मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की जानकारी मिलती है बच्चों। आगे अगर आप चलेंगे तीसरा नंबर, तो जितने भी शिलालेख हैं, ठीक है ना, अगर आपको मैं पूरे शिलालेख अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें एक था एरण अभिलेख, ठीक है ना। एरण जो था बच्चों वो भी एक प्रकार का शिलालेख था और उससे जो है हमें सती प्रथा की जानकारी मिलती थी, ठीक है। अब देखिए अशोक की जो शिलालेख है ना बच्चों वो लगभग 4 लिपियों में लिखे गए थे, ठीक है ना। एक था ब्राह्मी लिपि, ठीक है ना, ब्राह्मी लिपि, ठीक है ना। और एक था खरोष्ठी लिपि, ठीक है ना, खरोष्ठी लिपि, ठीक है। और एक था ग्रीक और एक था अरमाइक, ठीक ना, अरमेइक। देखिए यहाँ पे 4 लिपियों में अशोक के जो है बच्चों क्या मिलते हैं, आपके ये अभिलेख प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ब्राह्मी लिपि जो है ना बच्चों, ब्राह्मी लिपि जो है वो बाएं से दाएं लिखी जाती है। ब्राह्मी लिपि कहाँ से लिखी जाती है बच्चों, लेफ्ट टू राइट, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, ये ब्राह्मी लिपि लिखी जाती है। लेकिन अगर बात करें खरोष्ठी लिपि में बच्चों, खरोष्ठी लिपि जो है ना वो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। पूरे भारत में हमको क्या मिलता है, ब्राह्मी लिपि में मिलता है।
और ये जो देखिए क्या है कि कुछ पाकिस्तान में या फिर कुछ पाकिस्तान के अलावा अफगानिस्तान में भी कुछ मिलती हैं, तो उसमें हम कह सकते हैं खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपियों में जो है उनके शिलालेख वहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा इसके आगे चलते हैं, शिलालेखों के आगे चलेंगे। ठीक है, अब देखेंगे कि कुछ इतिहासकार, कुछ विदेशी इतिहासकार भी आते हैं, कुछ विदेशी इतिहासकार। ठीक है ना, विदेशी कह सकते हैं कि जो कोई भी, जैसे मान लीजिए कि जैसे वेन सांग है या फिर आपके कह सकते हैं कि फाहियान है, ये लोग विदेशी यात्री थे। ठीक है ना, विदेशी यात्री जब भारत आए तो उन्होंने बहुत सारे वृतांत छोड़े बच्चों। ठीक है, उन बहुत सारे वृतांतों में क्या क्या था, आप कह सकते हैं कि एक टालमी की बच्चों पुस्तक थी। टालमी की पुस्तक क्या थी, नेचुरल हिस्टोरिका। ठीक है ना, नेचुरल हिस्टोरिका। ठीक है ना, नेचुरल हिस्टोरिका। नेचुरल हिस्टोरिका में बच्चों आप ये देख सकते हैं कि इसमें हमें भारत और इटली के बीच जो व्यापार था बच्चों, उस व्यापार के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। देखिए यहाँ पे मतलब हमारे साथ इटली और भारत के साथ जो एक प्राचीन काल में व्यापार होता था, वो एक प्लिनी की पुस्तक थी बच्चों, वो नेचुरल हिस्टोरिका। अब आपको यहाँ पे एक और फैक्ट मिला कि अगर मान लीजिए एग्जाम में आपसे पूछ लिया कि इस पुस्तक के लेखक कौन हैं, ठीक है ना, तो आप क्या बताएंगे, इसके जो लेखक हैं वो कौन थे, प्लिनी हैं बच्चों। ठीक है ना, प्लिनी। बात समझ में आई। दूसरा था कि इंडिका आपको पता होगा किसका है। ठीक है, इंडिका पुस्तक किसका है, तो इंडिका जो पुस्तक है वो मेगास्थनीज का है। ठीक है ना, मेगास्थनीज। ये कौन थे, ये चंद्रगुप्त जो मौर्य थे उनके दरबार में आए थे बच्चों, और इनकी पुस्तक है क्या, इंडिका। और इंडिका के जब हम अध्ययन करते हैं बच्चों, तो इससे जो होता है हमें मौर्य काल के बारे में इसकी जानकारी प्राप्त होती है। या फिर इंडिका के आगे अगर जाएंगे, सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है आपका अर्थशास्त्र की पुस्तक। ठीक है ना, अर्थशास्त्र। ठीक है बच्चों, अर्थशास्त्र ये किसका है, कौटिल्य का। ठीक है, इसके लेखक कौन है, कौटिल्य इसके जो है बच्चों लेखक हैं। और इससे जो है मौर्य काल की जो राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जो है, इस सारी जो है ना इससे प्राप्त हो जाती है। मौर्य काल में जितनी भी राजनीतिक व्यवस्थाएं थी, प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी, इन सब की जो जानकारी है वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हो जाती है। इस प्रकार से बहुत सारे जो है चित्रलेख भी हमें प्राप्त हुए हैं। बहुत सारे अगर आप देखेंगे गुफाओं में जो भी मनुष्य रहा करते थे, वो मनुष्यों ने क्या किया था, उसमें कुछ चित्र बनाए। उस चित्रों के आधार पे हमने क्या किया, हमने ये बताने का प्रयास किया कि हो सकता है कि उनको क्या था, चित्रों की जो है बहुत ज़्यादा शौक हो। उन्होंने अपने चित्रों में दिखाया कि किसी जानवर को वो मारते हुए दिखा रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता था कि हमें पता चला कि क्या थे, वो जानवरों का शिकार करते थे। तो ये सारी जो जानकारियां हैं बच्चों, इन जानकारियों को एक जगह करने के बाद इतिहासकारों ने क्या किया, एक इतिहास का पूरा निर्माण किया। ठीक है बच्चों, तो आज के इस सेशन में आपको ये सेशन कैसा लगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे भी हम जो है प्राचीन इतिहास का जो भी सेशन है आगे इसको कंटिन्यू रखेंगे और प्रयास करेंगे कि पूरा का पूरा प्राचीन इतिहास जो है आपको अच्छे तरीके से कम वीडियो के अंदर दे पाएँ। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।